जय हिंद जय हिंद जय हिंद आप सभी लोगों को। गुड इवनिंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास में ज्वाइन होने के लिए। और बहुत सारी बातें हम आज करेंगे। बहुत सारी चीज़ों पर मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जो है जितने सारे सवाल आपके मन में हों, उन सारे सवालों के एकदम संतोषपूर्ण मैं जवाब मैं आपको दे सकूं। और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस फाउंडेशन बैच 7 के अंदर। मुझे याद है कि फाउंडेशन बैच 6 जो है अगस्त में आया था, और ये एक फाउंडेशन बैच 7 जो है उसके सोचिए कि 6 महीने के बाद ही मैं कहूंगा कि इतने समय के बाद ये जो बैच है आप सभी लोग के सामने आया है। और बहुत ही पावन दिन पर आया है। आज का जो दिन अपने आप में बहुत पावन है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों पे बरसती रहे। हमेशा आप इनके जो है आशीर्वाद से फलीभूत रहे। आपके जीवन में जो भी आपकी जो बाधाएं हैं वो खत्म हो जाए। आप जो भी चाहते हैं होना, जो भी चाहते हैं आप बनना, वो अपने जीवन में आप पूरी तरीके से बन जाए। स्वागत करेंगे आप सभी लोगों का। और आपके हर एक सवाल का जवाब मैं इसमें देने की कोशिश करूंगा। ये ओरिएंटेशन क्लास है। कैसे क्लास चलेगी, क्या क्या क्लास चलेगी, इन सभी सवालों के जवाब मैं देने के लिए आप सभी लोग के सामने आया हूं। एक एक करके हम सारे सवालों को उठाते हैं, एक एक करके हम सारे सवालों को दागते हैं। आपकी तरफ से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो मेरी नजरों के सामने हैं। आप एकदम जी भर के आज सवाल पूछना कि सर इस बैच को पढ़ के हमारा क्या फायदा होने वाला है, हमारा क्या नुकसान होने वाला है। वो फायदे वो नुकसान हर चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि आप सभी लोगों के सबसे पहले अगर सवाल का जो मैं जवाब देना चाहता हूं कि ये जो बैच है, अगर मैं कहूं कि ये जो बैच है ये किस किस एग्जाम को टारगेट करेगा। सर मैं इस एग्जाम की तैयारी करता हूं, सर मैं इस एग्जाम की तैयारी करता हूं, सर मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूं, सर मैं एसएससी की तैयारी करता हूं, सर मैं बैंक की तैयारी करता हूं, सर मैं फलाने एग्जाम की तैयारी करता हूं। आप जिस जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी एग्जाम के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि किस किस एग्जाम के लिए कारगर है। सबसे पहले हम उठाते हैं यूपीएससी। जितने बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यानी जो आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो जिसको आईएएस का एग्जाम कहते हैं, पहली बात है सीएससी जिसको कहते हैं सिविल सर्विस एग्जाम, जिसके अंदर एक तो होता है क्या, तो एक होता है आपका जो मतलब प्रीलियम जो होता है, प्री जिसको कहते हैं, उसमें सी सेट आ गया। तो जो सी सेट है इसके अंदर भी आएगा। दूसरा, जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं और मेंस में पहुंचते हैं तो उस मेंस के अंदर आपको लिखना पड़ता है 300 नंबर का। अगर मैं कहूं आपको कि 300 नंबर का होता है, आपका 300 मार्क्स का होता है कंपलसरी पेपर। आप कोई भी एक भाषा ले लीजिए, यानी शेड्यूल 8 के अंदर अनुसूची 8 के अंदर 22 भाषा अंकित किया गया है। गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, उर्दू, कुछ भी आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एक पेपर अंग्रेजी का आपको देना अनिवार्य है, यानी इंग्लिश अनिवार्य है, इसलिए इसका नाम होता है इंग्लिश कंपलसरी पेपर। तो ये आपका कंपलसरी पेपर इससे हो जाएगा। उसके बाद जब आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो सीडीएस और एनडीए जैसे बड़े बड़े एग्जाम, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अभी 12वीं पास करके और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने जीवन में कुछ चाहते हैं बनना, तो सीडीएस का एग्जाम और दूसरा एनडीए। एनडीए और सीडीएस लक्ष्य एक है, लेफ्टिनेंट बनने का। आप सबसे पहले लेफ्टिनेंट बनेंगे, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, फिर आता है आपका कर्नल रैंक, तो लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, फिर आता है ब्रिगेडियर, फिर जनरल रैंक पर जाते हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और उसके बाद जनरल। तो इतने बड़े पोस्ट को लांघने के लिए अच्छी खासी तैयारी होनी चाहिए। तो ये पूरी तैयारी इसके अंदर इंग्लिश को लेके आपकी सारी चीजें इसके अंदर हो जाएगी। अगर आपके पास वक्त है, समय है, तो एनडीए और सीडीएस को एकदम जी जान से लग जाइए और इसको पा लीजिए। मेरा ख्वाब था ये, ख्वाब मेरा अपना सपना था ये कि मुझे एनडीए में जाना है। क्या करे, सपने नहीं पूरे होते हैं हर किसी के। लेकिन हाँ, जिस दिन मैंने ये जाना कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं जा सकता हूं एनडीए सीडीएस में, कारण क्या है कि मेडिकली मैं फिट नहीं हूं और मेडिकल का कोई इलाज नहीं होता है, तो मैं ये समझ गया कि कोई बात नहीं, अब तो नहीं जा सकते, लेकिन अपने जैसे हजारों हजारों बच्चों को भेजेंगे। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इसमें जा चुके हैं और बहुत सारे बच्चों का जो सिलेक्शन इसके अंदर हो चुका है। बहुत सारे बच्चे जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग हो गई है, कई जो है सुखोई उड़ा रहे हैं, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके सपने पूरे हुए। सीएपीएफ का आप एग्जाम दे दोगे, इसके अंदर भी आपका जो है सारा का सारा सब कुछ इससे मैच कर जाएगा। साथ ही साथ आप अगर एसएससी की तैयारी करते हैं तो एसएससी के लिए तो रामबाण है, रामबाण। एसएससी के एग्जाम की तैयारी करने वाले, कारण यह है ना कि एसएससी के क्वेश्चन इतने इजी आते हैं कि लगता है कि सारा क्वेश्चन यहीं से आया है, मतलब एक एक चीज यहां से आता है।
तो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, अब जैसे एसएससी का एग्जाम जो होता है हर लेवल पर होता है। जैसे आप ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम देखेंगे तो दो एग्जाम होता है, एक होता है सीजीएल और एक होता है सीपीओ। तो सीजीएल और सीपीओ ये दो जो लेवल के एग्जाम है, सीजीएल और सीपीओ, ये आपका इंग्लिश इस पे पूरा का पूरा इससे मैच कर जाएगा। सीपीओ की तो पूरी मेरिट ही लगती है इंग्लिश पर, मतलब सीपीओ का पूरा पूरा पेपर या सीपीओ की नौकरी लगने का मतलब है कि अंग्रेजी, क्योंकि इंग्लिश के अलावा मेंस में कुछ नहीं आता है। 200 नंबर का इंग्लिश आता है और पूरा बढ़िया तरीके से आप इसमें कर लोगे, नौकरी लग गई। ग्रेजुएशन लेवल पर दो हो गए। 10+2 लेवल पर होता है सीएचएसएल और स्टेनो, और 10th लेवल पर होता है एमटीएस और उसके बाद जीडी। तो ये सब कुछ इसके अंदर शामिल है। एसएससी के अंदर ये सारा का सारा एग्जाम जो है, आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे आपको ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, हर चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, मैं फाउंडेशन 5 का स्टूडेंट था। ठीक है, मैं उसका वोकेबलरी पूरा पढ़ा था। आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले में और अब में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। मैं आपको थोड़ी देर में उस चीज पर आऊंगा मैं कि पहले वाले में, अब मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा कि जो बच्चा पहले से ये बैच पढ़ चुका है, जिस बच्चे ने पहले से ये बैच ले चुका है, क्या वो उसके लिए कारगर है, कितना कारगर है, कितना उसमें काम करेगा, इन सारे सवालों के भी जवाब मैं धीरे धीरे करके एक एक दूंगा। पहले तो मैं ये कह रहा कि ये 10th लेवल पर है, ये 12th लेवल पर है, और ये जो ग्रेजुएशन लेवल होता है उस पर है। ये सारे एग्जाम इसके अंदर कवर होंगे एसएससी के। उसके बाद अब जाते हैं आगे तो डिफेंस में। तो ऑलरेडी मैं एनडीए और सीडीएस के बारे में बोल चुका हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कि अग्निवीर वाली जो चीज है, अग्निवीर के अंदर चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो और आर्मी हो, इसी के थ्रू अब एंट्री हो रही है। तो इसमें भी पूरा पूरा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 20 में 22 नंबर लेके आए हैं। 20 मैक्सिमम नंबर है, लेकिन उसमें 22 नंबर नॉर्मलाइजेशन में भी, मतलब उनके शिफ्ट का पेपर टफेस्ट था लेकिन फिर भी फाड़ दिए सारा, एकदम 20 में 22 नंबर लेके आए। तो वो हमारे एयरफोर्स के बच्चे, नेवी के बच्चे और आर्मी के बच्चे, ये सबके लिए ये सारी चीजें होंगी। आईसीजी ये परमानेंट जॉब है, इसमें भी अच्छा खासा स्कोप रहता है, तो इसके एग्जाम के भी पूरी पूरी तैयारी इसमें हो जाएगी। साथ ही साथ आप अगर बैंक के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे आईबीपीएस है, एसबीआई है, पीओ है, क्लर्क है, तो ये लगभग सारे, देखो कारण क्या है ना कि बैंक के एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो पीक्यूआरए से, क्लोज टेस्ट से और कॉम्प्रिहेंशन से ज्यादा आते हैं, जो कि इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा होना है। अभी जो 6 वाले बैच में भी होना भी है ना, बढ़िया तरीके से उसमें चलेगा भी। तो ये बैंक का जो एग्जाम है उसमें सारे के सारे एग्जाम इसमें कवर किए जाएंगे। अच्छा, ये हो गया आपका कि पूरा पूरा क्या है ये, तो मतलब एग्जाम को टारगेट करके मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन बच्चों के एग्जाम, अगर आपको लगता है कि सर मैं इस एग्जाम की तैयारी करता हूं और वो एग्जाम का नाम तो सर यहां पर लिखा ही नहीं है, तो क्या मेरा एग्जाम नहीं होगा? मैंने कहा हर एग्जाम जिसमें अंग्रेजी आती है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा बैच है जो एक बैच से आप पूरे के पूरे एग्जाम को टारगेट करते हैं। एक बैच से पूरे के पूरे एग्जाम आपके टारगेट हो जाएंगे, एकदम बेसिक बुनियाद से पढ़ते हैं, यानी जीरो से हीरो लेवल का बैच है ये, जीरो से हीरो लेवल का। साथ ही साथ आप एक और चीज देखिए, आपके सवाल, अगला सवाल नंबर पहला क्या है कि सर हम इस एग्जाम की तैयारी करते हैं और ये एग्जाम कौन कौन से एग्जाम को टारगेट करेगा, ये बैच जो है ये किस किस एग्जाम को टारगेट करेगा, उसका जवाब यहां पर दे दिया हूं। अब बात यह है कि सर मेरे एग्जाम में तो ये पूछता है, मेरे एग्जाम में तो ये पूछता है, मेरे एग्जाम में तो ये पूछता है, जैसे मैंने अभी कहा कि बैंक में ये आता है, एसएससी में ये पूछता है ना, बाकी एग्जाम में ऐसे पूछता है। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। देखो, आप सबसे पहले ये समझ लो कि इस बैच के अंदर क्या क्या आप पढ़ोगे, इसको समझ लेना। तो ग्रामर, पहला चीज क्या है? ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या? तो नाउन शुरू करेंगे एकदम जीरो से, एकदम बेसिक से। मुझे लगता है कि अकेले नाउन ही आपका 30 क्लास में जाएगा। नाउन, अकेले का नाउन 30 क्लास में पढ़ाता हूं मैं, मेरे से ज्यादा। मैं कभी ये बात नहीं कहना चाहता हूं और ना मुझे अच्छा लगता ये बात कहते हुए, बस मैं इस बात को बताने के लिए कि आप किस लेवल पर पढ़ाई करने जा रहे हैं, किस लेवल पर चीजें आपको मिलने जा रही है, कि नाउन जो है अकेले 30 क्लास में नाउन पूरा कराता हूं मैं। इसका मतलब ये थोड़े कि आके अंताक्षरी खेलेंगे। नाउन पढ़ने का मतलब है कि आपको पूरा बेस तैयार हो गया, क्योंकि नाउन से ही बना है प्रोनाउन, नाउन से ही आर्टिकल, नाउन के बारे में एडजेक्टिव, फिर यहां से एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है वर्ब का। यानी नाउन ही सब कुछ है, और नाउन को ऊपर ऊपर जो है कर दिया जाए, नाउन को वैसे ही बना दिया जाए ना, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये पूरा पूरा नाउन है। ठीक, नाउन के 30 क्लास होंगे, और आप देखोगे तो नाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर मैं कहूं आपसे कि अगर
नाउन से रिलेटेड, जैसे ये किताब है, आपको ये किताब मिल जाएगी इंग्लिश गोल्डन बुक, और इसके अंदर आप खोल के देखोगे ना तो नाउन से आपको पूरा का पूरा चैप्टर मिलेगा। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 500, कंप्लीट 500 क्वेश्चन है, यानी 10 सेट है और एक सेट में 50 क्वेश्चन है, जिसका मतलब 500 क्वेश्चन तो आपको सीधा सीधा नाउन से मिल गया। 500 क्वेश्चन, आप 500 क्वेश्चन करने के बाद इतना शेर जैसे दहाड़ोगे ना कि कोई चाह के भी आपको रोक नहीं सकता है। सर हम पहली बार इंग्लिश पढ़ रहा हूं, आपके बारे में मुझे मेरे मामा ने बताया। अरे वाह, चलिए पहली बार है, लेकिन वादा है आपसे आखिरी बार होगा। आप जो भी पढ़ के जाएंगे आप आखिरी बार पढ़ के जाएंगे, फिर जीवन में कोई तुम्हारे पर हाथ नहीं उठा सकता, किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दे। तुम सिर्फ मेरे काम के रहोगे, ये गारंटी देता हूं मैं। अब इतना चीज, उसके बाद प्रोनाउन पर आएंगे तो प्रोनाउन से देखो बाबू, 500 क्वेश्चन कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप खुद कहोगे सर बहुत हो गया, तो मतलब मान के चलिए कि हम, आप कहोगे तो उसके हिसाब से, नहीं तो मैं टारगेट करता हूं 300 क्वेश्चन का ही। 300 क्वेश्चन ही कराओ, 6 सेट करा दो, उसके बाद आराम से बच्चा पढ़ता रहेगा। लास्ट में 200 और करा देंगे, जब खत्म होने को होगा 200 500 हो जाएगा। वैसे ही आर्टिकल में भी देखो, हर चैप्टर में 300 तो आपको नॉर्मली मिलेगा, 300 क्वेश्चन तो आपके किताब में साफ साफ लिखा ही है, और 300 क्वेश्चन आप करके बढ़िया से एकदम बढ़िया तरीके से आप दहाड़ोगे, ये मुझे पता है। तो ये पूरा पूरा ग्रामर है, और तो और ग्रामर इतना थोड़े है, प्रीपोजिशन का कम से कम क्लास कराऊंगा 20 क्लास प्रीपोजिशन का। कंजंक्शन का क्लास कम से कम होता है 10 या 15, 10 से 15 क्लास, ठीक। इंटरजेक्शन एक तरीके से देखोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए जरूरत है, तो इंटरजेक्शन जो है, ये सारी चीजें हम आपको इंटरजेक्शन की चीजें तो बताते ही रहेंगे, क्या कि ताकि आप आगे की चीजें बना सको, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो आप बना सको, ठीक। ये तो हो गया ग्रामर। लेकिन एक बात बताऊं बाबू, मैं सबसे ज्यादा आजकल के एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज हो गया है वोकैबुलरी का। ग्रामर सबको पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रामर में नहीं पढ़ाऊंगा, ढंग से पढ़ाऊंगा, मास्टर बना देंगे कि आप पढ़ाने लायक हो जाओगे। एक बात मेरा याद रखना कि जीवन में किसी लायक रहो चाहे ना रहो, अंग्रेजी को पढ़ने के बाद अंग्रेजी के बेहतरीन मास्टर बन के निकलोगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप याद रखना इस बात को, आखिरी टाइम तक ये चीज याद रहेगा। मैंने कहा आपसे कि ग्रामर का पूरा पूरा चीज है, ग्रामर में बहुत सारी चीजें हैं, वॉइस है, नरेशन है, ये सारी चीजें देखो वर्ब के अंदर ही सारी चीजें आती हैं। वर्ब में पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस होता है एक्टिव वॉइस, बनाते हैं पैसिव वॉइस, उसका बनाना नरेशन, ये सब कुछ इसके अंदर होगा। मतलब मान के चलो कि आप ये जो किताब देख रहे हो ना, इस किताब में जितना सारा चैप्टर लिखा हुआ है यहां से यहां तक, ये पूरा चैप्टर, चाहे वो नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब, टाइम, टेंस, वॉइस, नरेशन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, क्वेश्चन टैग, पीक्यूआरएस, क्लोजेस, कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ इसके अंदर जो लिखा है वो हर चीज पढ़ोगे। किताब इसी के हिसाब से बनाया गया है। और तो और वोकैबुलरी, मैंने कहा ना सबसे ज्यादा वेटेज अगर है किसी चीज का तो वोकैबुलरी का है। वोकैबुलरी में सब कुछ, अब जैसे लड़का ये है ना कि लड़का ये समझने लगा है कि सर हम तो जैसे मान के चलिए कि एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ज्यादातर हम तो सर जहां भी पढ़े वहां पर ग्रामर पढ़ा के हमारी छुट्टी कर देते हैं, है ना, पीडीएफ वुडीएफ 2-4 दे देते हैं और पीडीएफ दे के कहते हैं कि हो गया, आप जाके बढ़िया से पीडीएफ याद करते रहिए, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, अब आगे कभी भी आप जो भी एग्जाम में जाएंगे हमारी तरफ से शुभकामना है। ऐसे एग्जाम नहीं निकलता है। अगर जिसने वोकैब को छोड़ दिया, मैं आपको ना एक एक चीज सिद्ध करके दिखाऊंगा, एक एक चीज प्रूफ करके दिखाऊंगा कि 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का, ठीक, 20 क्वेश्चन में 13 से 14 क्वेश्चन वोकैबुलरी के हैं, 2 क्वेश्चन पीक्यूआरएस, उसके बाद फिलर्स, कॉमन एरर, 13 से 14 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी से पूछे जा रहे हैं एसएससी के एग्जाम में। लड़का इग्नोर किसको कर रहा है? वोकैबुलरी को। वोकैब को जो है इग्नोर करके नहीं आप जी सकते, वोकैब ही इसकी बुनियाद है, बेस है, समझ गए आप। सिनोनिम्स, अब देखो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कैसे आपको पढ़ाऊंगा, पहले तो ये समझ लो। देखो आप देखोगे, जैसे इस सवाल का जवाब मैं इसी बीच में देने जा रहा हूं कि जो बच्चों का ये कहना होगा कि सर हम यहां पर ये चीज पढ़े हैं, सर पहले से हमने इस चीज को पढ़ा है, तो हमारे लिए क्या इसमें खास होने वाला है, एकदम खास बताता हूं कैसे। आपने पढ़ा होगा तो आप ए लेटर से बी लेटर से, मैं हालांकि पहले भी पूरा पढ़ाया हूं, तो होगा क्या कि ए लेटर से बी लेटर से यानी ई लेटर तक आपको जो है 100 शब्द मिलते थे, यहां पर ए लेटर से आपको 200 शब्द मिलेंगे, बी लेटर से 200 शब्द, सी लेटर से 200 शब्द, डी लेटर से 200 शब्द, ई लेटर से 200 शब्द,
जोड़ लो 1000, यही हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं। शब्द जब एग्जाम में बढ़ रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी बढ़ाएंगे। आप 100 पढ़ते थे, अब 200 की बारी है। एक एक लेटर से, एक ए लेटर से 200 वर्ड्स याद कराऊंगा। 200 वर्ड्स और प्लस 200 क्वेश्चंस, 200 वर्ड्स प्लस 200 क्वेश्चंस, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस। साथ ही साथ आप पढ़ोगे कि हां किस तरीके से, मतलब मेरा, आप सभी लोग जानते होंगे, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि सर हम आपसे पढ़े हैं। सर आप जो फोटो दिखा के और चीजों को जो एकदम हमारे दिमाग के अंदर एकदम घुसा ही देते हैं, सर उसी की तो फैन है हम। पूरा हिंदुस्तान वोकैबुलरी वाले किताब का जो है इंतजार कर रहा है, वो भी एकदम आंखों को बिना पलक झपकाए इंतजार कर रहा है। मैंने आपसे कहा है ना कि मेरे जन्मदिन के दिन वो किताब आपको मिल जाएगी, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। ये पूरा पूरा है। इसके बाद अब एफ लेटर से आप देखो, पहले ही बता देता हूं, तो लड़का कहेगा सर एफ से भी 200 कराइए। आप ढूंढ के लाइए, एफ से 200 शब्द नहीं मिलेगा, आपको 100 शब्द यहां मिलने लगेगा। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो फिर आपको 200 शब्द, जहां जहां जैसे एस लेटर है 200 शब्द मिलेगा। जहां जहां जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, मेरा देखो, मेरा एक ना, मेरा अपना खुद से एक कमिटमेंट है कि मैं इतना पढ़ा दूं ना, इतना पढ़ा दूं बच्चों को कि उसके एग्जाम का हर क्वेश्चन यहां से आ जाए। मतलब एक बार पढ़े, बढ़िया से पढ़े, और एग्जाम का हर क्वेश्चन उससे लड़ जाए, हर क्वेश्चन मैच कर जाए। मैं ये चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को इस कदर पढ़ाना चाहता हूं। अब सोचिए आप कि इतना सब करने के बाद, कम से कम मुझे लगता है इतना कुछ करने के बाद अगर मैं ऑन एवरेज अगर लेके चलूं तो 2,500, अब 2,500, 1,000 तो यहीं पर हो गया, 3,000 से लेके और 4,000 तक कम से कम तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। कोई अपने किताब में भी इतना ही नहीं रखता है। सिर्फ 3 से 4,000 इस बैच के अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की चीजें आपको मिलेंगी। अच्छा, इसके बाद सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स क्या इतना पढ़ा के छोड़ दूंगा? 1 वर्ड्स, एकदम बढ़िया तरीके से 1 वर्ड्स आज मैं कराऊंगा। 1 वर्ड्स आपको पढ़ाऊंगा, कैसे 1 वर्ड्स पढ़ते कैसे हैं, किस प्रकार से 1 वर्ड्स को पढ़ा जाता है, जरा इसके बारे में समझना। होमोफोन्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कम से कम आपको 1,000 इडियम्स एंड फ्रेजेस कराऊंगा। जो पुराने बच्चे हैं उनको 250 से 300 या 500 खूब से खूब इडियम्स फ्रेजेस मिला है, वो कम से कम 1,000। मैं कम से कम 1,000 का टारगेट रखा हूं इसके अंदर। स्पेलिंग एरर, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब आप 100 पढ़े हो हर बैच में, 100 ही पढ़े हो। इस बार फ्रेजल वर्ब 500, 500। कलेक्शन बढ़ रहा है ना, दिन पर दिन कलेक्शन आ रहा है, नए नए क्वेश्चंस एग्जाम के निकाले जा रहे हैं। एडिक्विटी ने जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे थे वो सारे क्वेश्चंस को निचोड़ लिए, हर एग्जाम के क्वेश्चन। इतने दिनों के अंदर जो भी एग्जाम हुआ है इस बीच में, उन सारे क्वेश्चन पर अपना कब्जा कर लिया है। ठीक है, होमोनिम्स, होमोफोन्स, ये सारी चीजें एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। जितने बच्चे खास करके वोकैबुलरी का सपना देख के वोकैबुलरी के लिए यहां पर आए हुए हैं, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको कोशिश करना है, देखो मैं पहले भी आपसे कहा हूं, आगे भी मैं आपसे एक बात कहूंगा कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन है और क्लोज टेस्ट है बाबू, ये आपकी चीज है, ये आपकी अमानत है, ये आपकी मेहनत है। अगर आप दूसरों के मेहनत पर बैठकर और आप चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट सीख लेंगे, जीवन में करके देख लेना, नहीं सीख पाओगे। याद रखना कि कॉम्प्रिहेंशन और, मैं शुरू दिन ही आपको सारी बातें स्पष्ट कह के जा रहा हूं कि कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट उसी से बनता है जो खुद से मेहनत करने की ताकत रखता है, क्योंकि इसमें समझ वाली बात है। मैं आपको 50 क्लोज टेस्ट 50 कॉम्प्रिहेंशन बना के चला जाऊंगा। मैं आपको 50 क्लोज टेस्ट और 50 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आपको दे दूंगा, आपसे बनवा दूंगा और सारी चीजें आपके साथ रख दूंगा। एक बात का ध्यान रखना, यह चीज ऑन कैमरा कह रहा हूं मैं, इस बैच के अंदर टोटल क्लास जो होगी वो कम से कम 250 प्लस। जाओ ढूंढ लो, अगर कोई बेहतर मिले तो रह जाना, अगर ना मिले तो वापस आना, हम तुम्हें ऐसे खड़े मिलेंगे। 250 प्लस क्लास कम से कम इसके अंदर चलाऊंगा, 250 प्लस, चाहे वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस को लेके हो। और अब तो क्या है ना कि जैसे हर चीज का कंपाइलेशन भी अब होने लगा है, पूरा कंपाइलेशन वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी।
कंपाइल किया हुआ वीडियो, आप सब कुछ आप मिल जाएगा आपको। तो एकदम टेंशन फ्री होके पढ़ाई बस करना है और कुछ नहीं। सर हम आपसे फाउंडेशन 3 और 5 दोनों पढ़े हैं, बहुत अच्छा, फिर आपको पता होगा कि क्या लेवल होता है फाउंडेशन का। चलिए, इसके बाद 250 प्लस क्लास होगा, ये लाइव क्लास होगी। लाइव हो जाने के बाद आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हैं। आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे इसको देख सकते हैं। कहां से आप, तो आप प्ले स्टोर पर जाके अगर आप लिखेंगे इंग्लिश विथ पीएसर, तो इंग्लिश विथ पीएसर वाले एप्लीकेशन पर आप जाके देखोगे फाउंडेशन 7 जो बैच लाइव हो चुका है। तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप इनरोल हो सकते हैं। अब देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वन वर्ड्स पढ़ा जाता है। जैसे वन वर्ड्स के अंदर बाबू पता है क्या है, वन वर्ड्स के अंदर आता है पीआरएस। चलो थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, समझ में आएगा ना कि हाँ सब कैसे पढ़ा जाता है। आओ जरा पीआरएस पर देखते हैं क्या होता है सर पीआरएस। तो आइए समझते हैं। देखो पीआरएस का कहना क्या है कि पी फॉर प्रेफिक्स, आर फॉर रूट और एस फॉर सफिक्स। प्रेफिक्स, रूट और सफिक्स, प्रेफिक्स, रूट और सफिक्स, ये तीन चीजों से मिलकर बना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रूट वर्ड। क्या है? रूट वर्ड। यानी रूट वर्ड जो होता है उसी के हिसाब से सारी चीजें चलती है। आप आइए आपको दिखाता हूं मैं। आप देखिए कि एक रूट वर्ड है क्रेसी। क्रेसी होता है और आर्की होता है, जिसका मतलब होता है शासन। आइए समझते हैं कि देश में कैसी कैसी सरकार होती है, देश के अंदर सरकार किस प्रकार से होती है। जैसे आपको जब भी कोई शब्द दिखाई देगा क्रेसी, तो क्रेसी का मतलब होगा सरकार, कृषि का मतलब होगा गवर्नमेंट। यानी जो सरकार होता है, जहां पर शासन व्यवस्था चलती है, उसे हम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि या आर्की। तो कृषि का मतलब होता है शासन। जिस देश में हम रहते हैं यहां पर है डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब होता है लोग, जनता, और कृषि का मतलब होता है शासन, यानी जनता का शासन। इसीलिए तो कहते हैं बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो हर चीज में क्या है? पीपल पीपल पीपल, लोग ही लोग हर जगह हैं, तो इसीलिए कहते हैं इसे हम डेमोक्रेसी, है ना। अब जैसे आप देखिए, कृषि का मतलब होता है सरकार, ठीक। एंड्रो का मतलब होता है पुरुष, एंड्रो का मतलब होता है पुरुष, मैन। क्या होगा? मैन, आदमी। एंड्रो का मतलब क्या होता है? मैन, आदमी। तो अब एंड्रो को और कृषि को जोड़ दो, तो आप क्या कहोगे? सर एंड्रो मतलब पुरुष और कृषि का मतलब सरकार, यानी पुरुष के द्वारा सरकार, पुरुषों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे कहते हैं एंड्रोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय मेन। गवर्नमेंट, सरकार, किसके द्वारा? आदमी के द्वारा। तो गवर्नमेंट बाय मेन कहलाता है एंड्रोक्रेसी। क्या है? एंड्रोक्रेसी। आपने अगर एक शब्द देखा होगा एंड्रॉइड, आपने ऐसा फोटो देखा आदमी का, आदमी का ऐसा फोटो है ना। एक बार सीजीएल ने क्वेश्चन पूछ दिया था कि एंड्रॉइड का उल्टा बताओ, गाइनॉइड, क्योंकि गाइनी का मतलब महिला होता है। तो एंड्रो मतलब पुरुष और क्रेसी का मतलब सरकार, यानी पुरुषों का सरकार, पुरुषों का शासन, उसे कहते हैं एंड्रोक्रेसी। एक शब्द है एनार्की। देखो ये चीज जो है एन, एक शब्द है। एन क्यों लगा? क्योंकि यहां आर्टिकल ए है, यहां पर ए है तो आर्टिकल क्या लगेगा? एन। यानी एनार्की का मतलब होता है कि जहां पर आर्की मतलब होता है सरकार और ए का मतलब होता है बिना। अब ए से ही क्या है? एन है। तो एनार्की का मतलब होता है कि जहां पर सरकार ही ना हो, अराजकता हो। यानी ए का मतलब होता है विदाउट, बिना, और कृषि का मतलब, आर्की का मतलब तो सरकार होता है, तो एनार्की का मतलब होता है अराजकता। यानी अ स्टेट ऑफ नो गवर्नमेंट, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी स्थिति जहां पर सरकार है ही नहीं, सरकार वहां पर है ही नहीं, उसे कहते हैं एनार्की, अराजकता। फिर आप आ जाओ बाई आर्की। बाई का मतलब होता है बबुआ दो। अब देखो यही रूट वर्ड का खेल है कि जैसे आप देखोगे क्या कि मोनो एक, बाई डाई दो, है ना। इसीलिए कहते हैं बाईआर्की, डाईआर्की, ये दोनों का मतलब दो सरकार। जैसे आज भी हमारे देश में देखो दो शासन है, इसको द्वैध शासन कहते हैं। आप जब जीएसटी भरते होंगे तो दो जीएसटी देते हैं, एक अपने स्टेट को एसजीएसटी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी सीजीएसटी। इन दोनों को मिलाकर होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। समझ में आ गया? तो जहां पर दो सरकार चलती है उसे बाईआर्की कहते हैं, क्योंकि बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब दो, डाई का मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, क्वाड मतलब चार, पेंटा मतलब पांच, सिक्सा मतलब छह, सेप्टा मतलब सात, ऑक्टा मतलब आठ, नोना मतलब नौ और डेका मतलब 10। इसीलिए डेसिमल कहते हैं। ट्राई एंगल कहते हैं, तीन भुजा, ट्राई तीन, एंगल भुजा।
क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब चार, लेटरल मतलब साइड, ये सारी चीजें इसी से बनी होती हैं। अब ये जिसको पता है फिर वो धुआं मचाएगा इसमें। मैंने कहा बाईआर्की का मतलब क्या होगा, दो शासकों की सत्ता, यानी गवर्नमेंट बाई टू पीपल, उसे बाईआर्की कहते हैं। फिर आ जाओ, देखो यहां पर है गाइनार्की। गाइन का मतलब होता है महिला। सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास है, महिलाओं के पास। भले आप नहीं मानो लेकिन सच्चाई है, उनसे कोई जीत सकता है बहस में, कभी नहीं जीत सकता। आप देख लो, महिला जो है ना, सब शादी शादी उदी हो गई, नया नया जब आएगी तो चुप रहेगी, सुनेगी, सबको समझेगी। अच्छा, जवाब तो तुमको देंगे। ऐसा जवाब देती है कि पूरा परिवार को शांत कर देती है, पूरा परिवार चुप हो जाता है। तो महिलाओं से ज्ञान में उससे ज्यादा कोई है नहीं। हाँ, समझ में आया? तो इस बात का ध्यान रखना, जितना जितना आप इस चीज का ध्यान रखोगे उतना सही रहेगा। ये तो महिलाओं से आगे कोई नहीं है इस सब में, समझा गया? ज्ञान में तो उससे आगे कोई नहीं है। तो गाइनार्की का मतलब होता है महिलाओं का शासन। यहाँ देखो, गायनी का मतलब होता है वुमन, महिला, इसीलिए महिलाओं की जो डॉक्टर होंगी ना उनको कहा जाएगा गायनिकोलॉजिस्ट। गायनिको का मतलब होता है महिला, लॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट, यानी महिलाओं की स्पेशलिस्ट। तो गायनार्की का मतलब होता है महिलाओं का शासन, यानी गवर्नमेंट बाई विमेन, महिलाओं के द्वारा जो शासन होता है उसे गायनार्की कहते हैं, महिलाओं का शासन कहते हैं। यहां देखो, यहां पर है हेगियार्की। हेगियार्की का मतलब होता है संतों का शासन, यानी जो संत महात्मा लोग होते हैं ना उनका भी शासन होता है। मंदिरों के अंदर देख लो, है ना, ये है वो कौन सा मूवी था, ओ माई गॉड, उस ओ माई गॉड में था ना, वही चीज कह रहा था हैगियार्की। क्योंकि हैगियो का मतलब होता है सेंट, जो हॉली होते हैं उसको आप कहते हैं हैगियो। तो हैगियो का मतलब क्या होता है कि जो सेंट हैं, जो पुजारी हैं, प्रिस्ट हैं, उनको कहते हैं। और उनके द्वारा, हाँ जी, उनके द्वारा शासन हैजियार्की। हाँ जी, ये तो पंडित जी हैं, हाँ जी, जजमान जी, देखोगे ना तो पंडित जी हर किसी को हाँ जी, ए जजमान जी 10 रुपया दीजिए, 20 रुपया चढ़ाइए, माथा टेकिए, ये लीजिए, अक्षत लीजिए, है ना, बोलिए अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र का नाम लीजिए। तो हाजी हैजियार्की, संतों का शासन, यानी गवर्नमेंट बाय सेंट्स और हॉली पर्सन्स, उसे कहते हैं हैजियार्की। देखो मोनार्की, मोनो का मतलब होता है बबुआ एक, एक। आप अगर पढ़ोगे ना इसका मोनार्की का मतलब आप देखोगे तो मोनार्की का मतलब होगा राजतंत्र, यानी एक ऐसा गवर्नमेंट जो एक राजा के द्वारा हो, किंग के द्वारा हो। एक बात बताओ, जहां पर सभी लोग प्रजा है, एक ही व्यक्ति है, यानी राजा है वो। एक राजा का मतलब क्या है कि जो एक ही व्यक्ति जिस राज्य को देखता है वो राजा। बेसिकली मोनार्की का मतलब राजा नहीं होता है, आप जरा इस बात को ध्यान से समझना। मोनार्की का मतलब राजा नहीं होता है। मोनार्की का मतलब होता है, मोनो मतलब होता है एक, और आर्की का मतलब होता है सरकार, यानी जहां सरकार एक ही व्यक्ति चलाता है उसे हम मोनार्की कहते हैं, यानी राजतंत्र कहते हैं। यानी गवर्नमेंट बाय वन इंडिविजुअल, उसे कहते हैं मोनार्की। क्या है वो? मोनार्की, राजतंत्र है। नेक्स्ट है ओलिगार्की, जिसका मतलब होता है कि जो अल्पतंत्र। देखो, ओलिगार्की का मतलब होता है ग्रुप। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? ग्रुप, यानी कुछ लोग ग्रुप बना के, कि जैसे मान लो 4-5 लोग ग्रुप बना लिए, अब पूरा सरकार चला रहे हैं, ग्रुप बना लिए और सरकार पूरा चला रहे हैं। तो ओलिगार्की का मतलब होता है जो कि गवर्नमेंट बाय द फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा शासन होता है, उसे हम ओलिगार्की कहते हैं, है ना। ओलिगो का मतलब होता है कुछ लोग, है ना। ओ लोग, देखो यहां पर है लीगो लोगो, ओ लोगो, यानी ओ लोगो, लोगों के द्वारा मतलब 2-4 लोग हैं, है ना, 4-5 लोग हैं, तो वो लोगो यानी थोड़े बहुत, लोगो थोड़े बहुत, और आर्की सरकार, तो ओ लोगो ओलिगार्की, यानी अल्पतंत्र, कुछ लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है। यहां देखो, यहां पर है पीडियार्की। पीडियार्की का मतलब होता है बच्चों के द्वारा शासन। देखो, पीडो का मतलब, जो पेडो देखोगे इसका मतलब चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, इसीलिए बच्चों के डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन कहते हैं। पीडियाट्रिशियन का मतलब होता है कि जो बच्चों का देखभाल करने वाला, जो बच्चों का ख्याल रखता है, उसको कहते हैं पीडियाट्रिशियन। छोटा छोटा बच्चा, उसे कहते हैं पीडियाट्रिशियन। तो पेडो मतलब चाइल्ड होता है, और आर्की का मतलब शासन, मतलब कहीं पर छोटा बच्चा जो शासन चलाने लगे। आपको सर ऐसा होता होगा, होता नहीं है। अकबर के बारे में पढ़े होंगे, अकबर 13 साल की उम्र में राजा बन गया था, वो भी मुगल सल्तनत का। अकबर कालानौर नामक जगह पर था, पता चला कि पापा गई लो सीढ़ी से आ रहे थे, लुढ़कते लुढ़कते खत्म हो गए हुमायूं। 13 साल की उम्र में राजा बन गया, तो छोटा बच्चा ही तो है।
उसके द्वारा जो शासन होगा उसे पीडियार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? पीडियार्की, जिसका मतलब बच्चों के द्वारा शासन। पेडो का मतलब याद रखना चाइल्ड होता है, इसीलिए ना बच्चों की जो स्टडीज होती है उसे कहते हैं पेडागोजी, कहते हैं पेडागोगी, जो पेडागोजी होता है उसे कहते हैं। तो गवर्नमेंट बाय चिल्ड्रन उसे कहते हैं पेडा, जो है पेडियार्की। पेट्रियार्की, देखो पैट्री का मतलब होता है पिता, पैट्री पिता, आर्की सरकार, तो पैट्रियार्की का मतलब होता है पुरुष प्रधान व्यवस्था। जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी, हम तो रहते आ रहे हैं हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी में, कि इंपॉर्टेंस सिर्फ पुरुषों को दिया जाएगा। कहा गया ढोल गवार शूद्र पशु नारी, कि ढोल गवार शूद्र और पशु और नारी, इनको जितना बजाओ बढ़िया से। कितना वाहियात सोच रखा है। कहते पहले के लोग क्या थे कि मतलब महिलाओं को इस कदर समझ लिया ना कि ढोल और महिला में ना बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, वही वाली बात है। तो पैट्री मतलब होता है पिता, और आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो पैट्रियार्की का मतलब होता है कि जहां पर पिता के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है, मतलब मम्मी नहीं पापा यहां पर प्रमुख हैं, उसी को कहते हैं पैट्रियार्की। अगर यही चीज माता के द्वारा होगा, मैट्रियार्की। देखो पैट्री मतलब पिता, मैट्री मतलब माता, इसीलिए पैट्रियार्की मैट्रियार्की, पैट्रियार्की मैट्रियार्की। पैट्रियार्की पिता के द्वारा शासन या जो पुरुष है उनके द्वारा शासन, और मैट्रियार्की जहां माता है उनके द्वारा शासन। तो दोनों चीज याद रखना। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, पॉलीआर्की। देखो पॉली का मतलब होता है मेनी, जहां पर ढेर सारी चीजें हो। जैसे आप देखोगे ना कि जहां पर ढेर सारी टेक्निक सिखाई जाती है उसे पॉलीटेक्निक कहते हैं। बहुत सारा एथीन होता है उसे पॉलीएथीन कहते हैं। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, और आर्की का मतलब होता है सरकार। तो पॉलीआर्की का मतलब होता है अनेक लोगों का शासन, यानी गवर्नमेंट बाय मेनी पीपल, गवर्नमेंट बाय मेनी पीपल, कि बहुत सारे लोगों के द्वारा शासन, उसे हम कहते हैं पॉलीआर्की। ये आपके सारे के सारे शब्द हैं। देखो कुछ नहीं करना है, जो पढ़ा दिया जीवन भर के लिए याद। देखो कैसे मैंने कहा, कृषि का मतलब होता है सरकार, शासन, व्यवस्था। आर्की का मतलब भी सरकार, आर्की 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 आर्की। ज्यादातर तो आर्की से था, मैं कृषि कह रहा था, ज्यादातर तो आर्की ही है। ठीक, अच्छा यहां देखो एंड्रो मतलब पुरुष, यहां एन मतलब होता है बिना, ए को बेसिकली ए होता है, ए मतलब होता है बिना, और यहां पर जो है क्या, अब एन कर दिया है, तो क्या है एन, क्योंकि यहां ए है इसीलिए एन आर्टिकल का यूज है। बाई मतलब दो, ज्ञान किसके पास, महिला के पास। यहां हाजी जजमान जी, तो यानी जो संत पुजारी है उनके द्वारा। मोनो मतलब एक, ए लोग, ये लोग हैं, ओ लोग यानी ग्रुप। यहां देखो पेडियो मतलब बच्चा, यहां पैट्री पिता, मैट्री माता, पॉली मतलब बहुत सारे। बस याद हो गया। आओ देखते हैं। मैंने कहा एंड्रोक्रेसी यानी पुरुषों के द्वारा शासन, पुरुष का शासन। एनार्की यानी बिना शासन का, अराजकता। बाईआर्की द्वैध शासन, दो शासकों के द्वारा सत्ता। गाइनार्की महिला के द्वारा शासन, ठीक है गया हाजी जजमान जी, संतों के द्वारा शासन। और मोनार्की यानी एक ही राजा है, एक ही व्यक्ति के द्वारा शासन, राजतंत्र। ओलिगार्की वो लोग यानी ग्रुप में है, अल्पतंत्र। पेडियार्की यानी बच्चों के द्वारा शासन। पैट्री पिता के द्वारा शासन यानी पुरुष प्रधान व्यवस्था। और पॉलियार्की मतलब अनेक लोगों का शासन। हिंदी पर मत जाना, आपको अंतर मैं कहूं, अगर आपसे बताऊं कि देखो बाबू ये पुरुष है, ठीक है, ये महिलाएं हैं, ठीक है, यहां देखो पुरुष है, फिर से कैसे पुरुष, दोनों में क्या अंतर है अगर देखो तो, ये पुरुष है ये पिता है। हाँ अलग बात है कि पिता पुरुष ही है, तो इसीलिए समझा गया। चलिए और देखो, ऐसे नहीं एक से काम चलेगा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब जैसे आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ ऐसे ऐसे शब्द बनते हैं, ऐसे शब्दों को तैयार किया जाता है, ऐसे शब्दों को बनाया जाता है। जैसे आप देखोगे कृषि मतलब क्या होता है, सरकार, और नियो मतलब नया, मतलब कि कोई नया नया आदमी, भले वो बच्चा हो चाहे कोई व्यक्ति हो, उम्र दराज है, एडल्ट है, लेकिन अभी नया नया सरकार चलाने का जो है एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, तो किसी नए नए व्यक्ति को, नया नया का मतलब होता है अनुभवहीन, का अनुभव नहीं है, कि कोई अनुभवहीन बच्चे को, कोई अनुभवहीन व्यक्ति को अगर सरकार चलाने को कह दिया जाए उसे नियोक्रेसी कहते हैं। नियो का मतलब होता है नया, कृषि का मतलब तंत्र, यानी गवर्नमेंट बाय न्यू या इनएक्सपीरियंस, अनुभवहीन लोगों का शासन। फिर मैंने कहा डेमोक्रेसी, सब जानते हैं, बाय द पीपल ऑफ द पीपल, सब कुछ पीपल है, पीपल के लिए कुछ नहीं है।
लोग ही सब कुछ हैं और लोगों के लिए कुछ नहीं है। सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ा जिस देश में, यहां का आम आदमी अपने सारे काम को छोड़ के और गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगा हुआ है कई कई घंटों से। क्या ही कहा जाए, ये लोगों का सरकार है क्या? लोग अपने सरकार की व्यवस्था को ऐसे बनाएंगे हैं? तो वही बात है कि जहां पर कुछ ऐसी नीतियां जहां पर लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं, आज खिलाफ बोल के देखो कल जेल में मिलोगे, वही बात है। तो डेमो का मतलब होता है लोग और कृषि का मतलब होता है सरकार। तो जो लोगों का सरकार हो, प्रजातंत्र, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। आ जाओ प्लूटो लूटो, प्लूटो लूटो। कृषि का मतलब सरकार, अब प्लूटो का मतलब होता है अमीर वर्ग, कि जहां पर सरकार चलाने वाले अमीर लोग, जैसे डेनमार्क में चले जाओगे ना, तो डेनमार्क में जो अमीर आदमी है वही देश को चलाता है। आपको सर डेनमार्क क्यों, भारत में भी तो वही है। एक साइड अंबानी चाचा, एक साइड अडानी चाचा, ये दो लोग देश चला रहे हैं, जो मर्जी करे। इनके घर में कभी सिलेंडर खत्म ही नहीं हो सकता है ना। जो अपने लड़के की शादी 3 महीना करवा रहा है, सोच रहे हैं सिलेंडर खत्म होगा, वही बात है। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनी लोगों का शासन। अब प्लूटो को याद करो, लूटो से, प्लूटो लूटो, प्लूटो लूटो, लूट लूट के धनी हो गया और उसके द्वारा सरकार चलाया गया। तो प्लूटोक्रेसी, लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, लूटोक्रेसी, अमीर आदमी के द्वारा शासन, उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। मेरिटोक्रेसी, अच्छा मेरिट समझते हो ना, मतलब पढ़ा लिखा, अच्छा खासा, इंटेलेक्चुअल, यानी जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसके पास अच्छी खासी मेरिट है, उसके द्वारा सरकार चलाई जाए, उसे मेरिटोक्रेसी कहते हैं। मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है बुद्धिमान लोगों का शासन, यानी अ गवर्नमेंट बाई पर्सन ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। मेरिटो, मेरिट, कि जिस व्यक्ति का मेरिट अच्छा हो, कि 10वीं में कितना था, 99%, तुम ग्रुप डी में जाएगा, ग्रुप डी लायक ठीक है। 12th में कितना था, 99%, हाँ हाँ थोड़ा सा ग्रुप सी में लेके जाओ इसको। ग्रेजुएशन में कितना था, उसमें भी 99%, अच्छा आईएएस बना दो। आपको कितना आता है, हम 8वीं में 8 बार फेल हो गए, आप एमएलए रहेंगे, एमएलए, आप इस देश को चलाएंगे। आईएएस जो है, जिसको हर जगह बड़ा अच्छा अच्छा नंबर मिला है, उसको आप ही तो बताएंगे कैसे चलेगा, वो वाली बात है। यहां जहां मेरिट के हिसाब से सरकार चलती हो, उसे मेरिटोक्रेसी कहते हैं। अ गवर्नमेंट बाई पर्सन ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जिसके पास एक अच्छा खासा जो है नॉलेज है, बहुत अच्छा खासा ज्ञान है, बहुत पढ़ा लिखा है, उसके द्वारा सरकार चलाई जाए, उसे हम मेरिटोक्रेसी कहते हैं। यानी बुद्धिमान लोगों का शासन जो होता है, उसे मेरिटोक्रेसी कहते हैं। मैंने कहा ऑटोक्रेसी, निरंकुश तंत्र। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, स्वयं, मेरा जो मन करेगा, मेरी मर्जी, मार देंगे बम यहां पर, मेरी मर्जी, हमको भी खेलने दो इस वर्ल्ड वॉर में, हमको भी एगो चुटपुटिया चलाने दो, परमाणु एक को मारेंगे, बस बस एक को मारेंगे, उसके बाद तो पूरा पूरा सब तो लग ही जाओगे तो चल जाएगा, हमको भी खेलने दो। उसी को ऑटोक्रेसी कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है स्वतः, सेल्फ, और क्रेसी का मतलब सरकार, यानी जो मेरे मन से चले, जो मैं जो मर्जी करे वो चला, उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। निरंकुश तंत्र कहलाता है। गवर्नमेंट बाई वन पर्सन। थियो का मतलब होता है गॉड, थियो का मतलब होता है धर्म, और कृषि का मतलब सरकार, यानी जहां धर्म का सरकार चलता हो, धर्म तंत्र चलता है, उसे थियोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लॉस, कि जहां पर धर्म के नियम, धर्म के हिसाब से, कायदे कानून के हिसाब से चीजें चलती हैं, उसे थियोक्रेसी कहते हैं, धर्म तंत्र कहते हैं। तो धर्म तंत्र के लिए क्या आता है, थियोक्रेसी, है ना। जैसे इस्लाम धर्म के हिसाब से चलेगा, जो है ना यहूदियों धर्म के हिसाब से चलेगा, वही चीज है, थियोक्रेसी कहलाएगा। थियो का मतलब गॉड होता है, आप सभी जानते हैं, है ना। इसीलिए ईश्वर को मानने वाले को थिस्ट कहते हैं, नहीं मानने वाले को अथिस्ट कहते हैं। मैंने कहा मोबोक्रेसी, क्रेसी का मतलब सरकार, मॉब मतलब समझते हो, मॉब का मतलब होता है एक ऐसी भीड़ जिसका मानसिक संतुलन हिल चुका है, वो तो मरने और मारने को तैयार है, उसे मोबोक्रेसी कहते हैं, भीड़ तंत्र। जैसे तालिबानी, तालिबानी क्या थे, वो सब भीड़े तो है, जब देखोगे तब मारपीट करता रहेगा, उसको कहते हैं मोबोक्रेसी। गवर्नमेंट बाई मॉब, उसे कहते हैं मोबोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी मतलब सैनिक शासन, आपने कई बार देखा तख्ता पलट हो गया, तो उसको कहते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। क्रेसी का मतलब सरकार। स्ट्रेटो, स्ट्रेटजी, सेना जब भी कोई काम करेगी ना, एक स्ट्रेटजी के तहत करेगी, उसकी एक स्ट्रेटजी अपनी होती है। ऐसे नहीं कि जैसे मन किया वैसे जाकर सरकार चलाने लगा, ना ना, वहां पर एक पूरी पूरी स्ट्रेटजी होगा कि इसको हटाया जाएगा, इसको मारा जाएगा, तब तख्ता पलट होगा। तो स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब होता है सैनिक
शासन, यानी अ गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, उसे कहते हैं स्टेटोक्रेसी। यह है जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटो का मतलब होता है बूढ़ा, जो बूढ़ा बुजुर्ग है, जो उम्र दराज है, उसके द्वारा सरकार चलाई जाए, उसे जेरेंटोक्रेसी। देखो जेरेंटो जनरेशन, जेरेंटो जनरेशन कि जो सबसे ज्यादा जनरेशन देखा है वो जेरेंटो है, वो बूढ़ा बुजुर्ग है, उसके द्वारा क्रेसी यानी सरकार, तो जेरेंटोक्रेसी। उम्र दराज लोगों का शासन यानी गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल, जेरेंटोक्रेसी कहलाएगा। ब्यूरोक्रेसी जिसका मतलब होता है नौकरशाही। ब्यूरो का मतलब ऑफिशियल होता है, इसीलिए कहते हो आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आप कहते हो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिशियल्स, जो ऑफिसर लोग होते हैं ना, उनके द्वारा सरकार चलती है, उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। जो नौकरशाही होता है, असली में देश चलाते हैं यही लोग। इसीलिए रातों रात अगर किसी प्रधानमंत्री की जो है मृत्यु हो जाती है, तो भी देश पर इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, आम जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। इमोशन के अलावा और कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि असली चलाने वाले देश ये लोग हैं। ये रहे, मैंने कहा देखो कृषि का मतलब सरकार, कहोगे हाँ सर, सबका क्रेसी 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 क्रेजी क्रेसी क्रेसी। नियो नया, डेमो लोग, लूटो अमीर, मेरिटो मेरिट, ऑटो अपने आप, थियो भगवान ईश्वर, मॉब भीड़ उग्रवादी जो है, स्ट्रेटो स्ट्रेटजी सेना, जेरेंटो जनरेशन उम्रदराज बूढ़ा, और ब्यूरो ऑफिशियल। हो तो गया याद, अब कैसे याद नहीं होगा। मैंने कहा नियोक्रेसी यानी अनुभवहीन लोगों का शासन। मैंने कहा डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, प्लूटोक्रेसी भीड़ मतलब लूटो धनी लोग, मेरिटो मेरिट वाले बुद्धिमान लोगों का शासन। मैंने कहा ऑटो यानी निरंकुश, थियो मतलब ईश्वर धर्म है, मोबो भीड़ है, और स्ट्रेटो स्ट्रेटजी है सैनिक शासन है, और जेरेंटो जनरेशन है उम्र दराज लोग का शासन है, और ब्यूरो ऑफिशियल है नौकरशाही है। ये आपके सारे के सारे शब्द थे जो पूरे हो गए, और आपको मैं इस गारंटी से कह रहा हूं कि आपको ये सारे शब्द याद हो चुके होंगे। अगर नहीं याद है तो जरा इसका आंसर देके बताओ, गलत आंसर देके बताओ। अगर तुम्हारे में दम है तो इसका आंसर गलत बता के दिखाओ। बताओ इसका आंसर गलत है, आंसर गलत दो इसका। मैं सही नहीं कह रहा, एग्जाम तो कहता है सही आंसर दो, मैं कह रहा हूं गलत आंसर दे के तो बताओ, तब तो मानूंगा। बनाओ। अगर है तुम्हारे में हिम्मत तो इसका आंसर गलत दे के बता दो। गलत आंसर नहीं दे रहे है, मैं कह रहा हूं गलत आंसर दो। प्रियंका, अंकित, अनन्या, साहिल, आकांक्षा, श्रवण, अनीस, अंकित, असीम, मयंक, साहिल, विश्वजीत, कबीर, तुम लोग गलत आंसर काहे नहीं दे रहे हो? मतलब एक का भी गलत आंसर नहीं आ रहा है, मैं गलत आंसर कह रहा हूं, गलत आंसर दो तुम। यही तो है, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना चाहा भुलाना उतना ही याद आए। आप जितना भूलना चाहोगे ना उतना याद आएगा आपको। मैंने कहा कि यहां पर न्यू है, नए हैं, तो नियो, और सरकार है, क्या है, रूल है, तो क्रेसी, आंसर ए। ब्यूरो ऑफिशियल, क्रेसी सरकार। अच्छा एक शब्द है एरिस्टो, मैं नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन इसका भी आंसर आएगा एक समय पर, देखना बता देता हूं। एरिस्टो का मतलब होता है ठाट बाट। जो एरिस्टोक्रेट होते हैं, जो सामंत लोग होते हैं, जो पैसा उसा वाले होते हैं, वो। अब बताओ इज्म तो होगा नहीं, इसीलिए क्रेसी क्रेसी क्रेसी, इसको तो पहले छापेंगे। अच्छा और देखो, कह रहा है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा। अभी आया था, देखो यहां पर आर्की है सर, ये सरकार है, क्रेसी है सरकार है, ये सरकार है, सरकार है, ठीक। ये लोग ओलिगार्क, ये लोग हैं, लोग मतलब कुछ लोग हैं, ये तो होगा नहीं। एरिस्टो मतलब बताया ना अभी, एरिस्टो मतलब ठाट बाट वाले, एरिस्टोक्रेट इसीलिए बैग आता है ठाट बाट वालों के लिए। ये तो सर लूटो, लूटने वालों का है, अमीर लोगों का है ये तो फिर ये ब्यूरोक्रेसी। रूल बाय ओल्ड मैन, उम्र दराज, ओल्ड मतलब पुराने लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है, क्या कहलाता है? ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा,
मतलब जेरेंटोक्रेसी सरकार है, आंसर होगा ए। मोनार्की, मोनो मतलब होता है एक, आर्की मतलब सरकार, तो मोनार्की मतलब एक। अच्छा ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि दो ही चीज है। इसका आंसर दूसरे तरीके से देखो कैसे दिया जाता है आंसर। देखो आपको पता है कि रूल, गवर्नमेंट, सरकार, इसका दो ही है, आर्की और क्रेसी। तो सर इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। अच्छा सर ये तो एक है, मोनो एक है, तो आंसर ए। ये तरीका है कि सरकार जब पूछा है तो हम बाकी क्यों देंगे। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्यता, सेलिबेसी मतलब अविवाहित होती है, डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। तो आंसर क्या, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगला, द गवर्नमेंट बाई द नोबिलिटी, मैंने नहीं पढ़ाया, आंसर दे के दिखाओ। आंसर दे दोगे, नहीं पढ़ाया हूं फिर भी आंसर आएगा, इस बात की मैं पूरी पूरी गारंटी देता हूं। क्योंकि जब आप चार में से तीन जब जानते हैं तो जो नहीं जानते हैं वही इसका आंसर है। देखो मैंने कहा कि यहां पर कृषि है, कृषि है, कृषि है, आर्की है, ठीक। ये लोग है, ग्रुप है, ऑटो मतलब स्वयं, स्वतः है, ब्यूरो ऑफिशियल है, तो आंसर हो गया बी, यही है एरिस्टोक्रेटी, एरिस्टोक्रेसी। ये आपकी पूरी पूरी बात है। हाँ मैंने कहा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द लॉज ऑफ स्टेट्स, जो है स्टेट्स आर बिलीव टू बी लॉज ऑफ गॉड, भगवान का नियम, थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी लोगों का। अब देखो दो को काट देंगे ना, सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, सोशलिज्म समाजवाद, तो दो ही है क्रेसी। तो ये हो गया लोगों का, ये हो गया भगवान का, गॉड का। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, सर डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी नहीं होगा, स्वयं का है। ये ठाट बाट वाला, ये लूटने वालों का है, अमीरों का है। और स्टेट वेयर नो लॉज एंड ऑर्डर एग्जिस्ट, कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, एनार्की। मोबो तो है, भीड़ लोगों का है, भीड़ का। ये एक का है, मोनार्की। ये डेमो लोगों का है, डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, धनी, आ गया लूटने वाले, ये लूटने वालों का है, तो क्या होगा, तो यहां पर प्लूटो, प्लूटो, आंसर बी। ये भगवान है, थियोक्रेसी। ये ब्यूरो है, ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स, ठीक। एरिस्टो है, ठाट बाट वाले हैं, आंसर हो गया बी। अगला कह रहा है गवर्नमेंट बाई अ किंग, एक राजा के द्वारा, एक है, तो फिर उसके लिए क्या होगा, मोनो, एक है, तो ये है। और ये लोग है, ग्रुप है, अरिस्टो ठाट है, ऑटो स्वयं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं पढ़ाया, आंसर बता दो। आप कहोगे सर देखिए या तो आर्की होगा या कृषि होगा, यही होगा ना। डेमो मतलब लोग है, ऑटो मतलब सेल्फ है, स्वतः है, ओली वो लोग ग्रुप है। अरे ऑटो काट दिया क्यों, यही होगा, जो मेरा मर्जी करेगा वो मैं करूंगा, यही चीज है। तो कुल मिला के कहना यह है बाबू कि जैसे फोटो दिखा के, चीजों को समझा के, ये सारी चीजें ऐसे ही क्लास हर दिन चलती रहेगी। हर दिन आप यही सारी चीजें सीखते रहोगे। जिस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम की तैयारी आप यहां से कर सकते हैं। ध्यान रहे ये पूरा पूरा ये जो बैच है आपको, ये सारा का सारा बैच आपको मतलब एक तरीके से समझ लो कि हर एग्जाम को टारगेट करेगा। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, इंग्लिश विद पीए सर लिखना है, वहां पर फाउंडेशन 7 आपको आ जाएगा। आज के दिन से शुरू होने वाला था। हर दिन ये क्लास चलेगा 6 बजे से, 6 बजे से लेके 7 बजे तक ये क्लास चलेगा, मंडे से लेके फ्राइडे तक। सैटरडे को आप प्रैक्टिस करिए, टेस्ट लगाइए, जो करना है आप करिए, रिवीजन करिए और आराम आराम से पढ़ेंगे। इस बैच की वैलिडिटी जो है वो 1 साल है। किसी प्रकार की और भी दिक्कत अगर हो आपको तो कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें भर देना बढ़िया तरीके से कि क्या क्या आपकी शिकायतें हैं, क्या क्या आप चाहते हैं, वो सारी चीजों को भी इसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। अब जो क्लास है वो रेगुलर हो गया है, रेगुलर चलने लगेगा, कल से हम अपने क्लास को शुरू कर देंगे और आप जो देखोगे कि धीरे धीरे सारी चीज आपको समझ में आने लगेंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।